हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 की प्रश्न श्रृंखला। देखिए यहाँ पर आज आपका जो अध्याय 1 है यानी चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर हम क्या, कब, कहाँ और कैसे चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए ये सीरीज जो है आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो भी आपके एक दिवसीय एग्जाम होते हैं या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप में से कोई भी अगर कंफ्यूज हो कि सर हम ये सीरीज देखें या ना देखें, तो देखिए ये आपका जो आधार यानी हम जिसे कहते हैं बेस कहते हैं, तो बेस क्लियर करने के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितना भी मैंने प्रश्न रखा है वो सब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर उन्हें रखा है। आप खुद अगर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में जिस तरह से पूछे जाते हैं उसी अनुरूप मैंने यहाँ पर बनाकर रखे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपका, आरंभिक लोगों की जीवन शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, आरंभिक लोग जल स्रोतों के समीप रहा करते थे। सेकंड, आरंभिक लोगों में से सभी कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए ये खेती के साथ जानवरों का आखेट भी करते थे। देखिए अगर हम बात करें तो जो आरंभिक लोग होते थे, शुरुआती लोग होते थे, तो शुरुआत में लोगों के पास कोई बहुत ज़्यादा साधन तो थे नहीं। वो प्रकृति के कह सकते हैं पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। तो खास करके वहीं पर रहते थे जहाँ पर जल उन्हें उपलब्ध हो जाता था। यानी आज के जैसे लोग नहीं थे। आज तो कहीं भी बस्तियाँ बन जाती हैं, कहीं भी पाइपलाइन के थ्रू हम लोग पानी पहुँचा देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले खास करके आबादी वहीं मिलती थी जहाँ पर खास करके जो भी प्राकृतिक रूप से जल स्रोत हैं यानी झरने वगैरह हैं, नदियाँ वगैरह हैं, तो वहीं पर लोग अपनी आबादी बसा लेते थे। तो खास करके उस समय नदी वगैरह जो भी होती थी, जितनी भी नदियाँ हैं, सिंधु नदी हो, गंगा नदी हो, नर्मदा नदी हो, जो भी प्रमुख नदियाँ हैं, उन सभी के आसपास ऐसी बस्तियां वहां पर पाई जाती थी। तो यहां पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड है, आरंभिक लोगों में से सभी कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। देखिए आप सभी लोगों ने आपने ये पढ़ा होगा कि जो आरंभिक मानव था, आरंभिक मानव कैसा था। आरंभिक मानव केवल आखेट करता था यानी जानवरों का शिकार करता था, झुंड में रहता था, और खेती करना उसने एकदम नहीं सीखा था। खेती करने का जो कौशल था वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद सीखा था। और सभी लोग कह सकते हैं, संग्राहक का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी हम भोजन इकट्ठा कर रहे हैं उसको, भोजन जो भी भोजन में प्रकृति से मिल रहा है उसको हम इकट्ठा करके रख ले रहे हैं, या जो भी फल फूल हैं, जो भी जानवरों की खाल वगैरह उसको इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो ये जो कौशल होता है कुशल संग्राहक वाला कौशल होता है। तो ये कौशल हर किसी में नहीं था। शुरुआत में मानव कुछ इस तरह से रहता था कि जो उसने खा के छोड़ दिया, यानी आज शाम को खा लिया, उसे अगले दिन की कोई परवाह ही नहीं है कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई परवाह नहीं है। तो कुछ लोग उनमें से ऐसे विकसित हो गए थे, कुछ लोग ऐसे समझदार हो गए थे जो अपने लिए खाना बचा कर रख लेते थे या संग्रह कर लेते थे। जबकि मोस्टली लोग ऐसे थे उस समय जो अपने लिए कोई खाना नहीं बचाते थे, बिल्कुल जानवरों की तरह, यानी जैसे जानवर की प्रवृत्ति होती है केवल शिकार कर लेना और तत्काल उसको निपटा देना, या रह जाए तो बाकी रह जाए। तो वही था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लोग सभी लोग कुशल संग्राहक नहीं थे, और खास करके बात करें इनमें से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे और ये आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग नहीं थे, उनमें से कुछ लोग थे। थर्ड है, अपने भोजन के लिए यह खेती के साथ जानवरों का आखेट भी करते थे। देखिए अगर हम आरंभिक मानवों की बात करें तो आरंभिक मानव जो है खेती से परिचित नहीं था, खेती के कौशल से परिचित नहीं था। ये केवल और केवल जानवरों के आखेट पर निर्भर था और प्रकृति से मिलने वाले फल फूलों पर निर्भर था। प्रॉपर रूप से खेती करना इसे नहीं आता था। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन असत्य है, तो आंसर होगा यहाँ पर बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अब आपका, आरंभिक मानव द्वारा उगाई गई गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, मनुष्यों द्वारा आज से 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ थी। देखिए अगर हम बात करें तो आज से 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले मानव ने जो फसलें उगाई थी वो आपकी गेहूं और जौ थी, यानी वो आपकी गेहूं और जौ थी, और ये उन्होंने जो उपजाना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड है, इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र उत्तर पूर्व में जो गारो पहाड़ियाँ बोली जाती हैं और मध्य भारत में जो विंध्य की पहाड़ियाँ पड़ती हैं आपकी, तो इनका क्षेत्र बताया गया है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इन क्षेत्रों में नहीं उगाई गई थी, ये जो उगाई गई थी आपकी ये सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं आपके, यानी कि आपके उत्तर पश्चिम में पड़ती हैं, खास करके अब तो पाकिस्तान में पहुँच गई हैं। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी वाले क्षेत्र में ये फसलें उगाई गई थी। ये ध्यान रखना, सुलेमान और किरथर ये 2 क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये फसलें उगाई गई थी।
वैसे तो यहाँ पर अगर गेहूं के साक्ष्यों की बात करें तो गेहूं के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से हमें सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं, यानी आपने पढ़ा होगा इसका नाम। अगर हम गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्यों को देखें तो सबसे पहले हमें साक्ष्य यहाँ पर मेहरगढ़ से मिलते हैं, यानी ये बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। दूसरी बात यहाँ पर जो बताया गया है, जो गारो या भारत में जो मध्य भारत की जो पहाड़ियाँ बताई गई हैं यहाँ पर, इन पहाड़ियों पर यहाँ पर बिंद जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर चावल उगाया गया था, यानी यहाँ पर हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो राइस होता है उसके साक्ष्य मिले हैं, ना कि गेहूं के। खास करके अगर हम बात करें भारत के अन्य इलाकों में, तो भारत के अन्य इलाकों में गारो पहाड़ियाँ हुई, मध्य भारत की जो बिंद पहाड़ियाँ हुई, तो इन जगहों पर भी खेती होती थी, लेकिन हमें बिंद पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर वैसे हम चावल की बात करें, यानी पर्टिकुलरली अगर हम चावल की बात करें, तो पर्टिकुलरली आपके चावल के उपजाने के जो प्राचीनतम कह सकते हैं साक्ष्य जो मिले हैं, वो एक उत्तर प्रदेश का एक जगह है, संत कबीर नगर जगह है, वहाँ पर लहुरा देव नाम का एक स्थान है, यानी आपने नाम सुना होगा लहुरा देव। तो लहुरा देव से पहले हमें साक्ष्य मिले हैं चावल उपजाने के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका केवल 1। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुए आरंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, आरंभिक नगरों का विकास गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। सेकंड, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए नगर सिंधु नदी के किनारे विकसित हुए नगरों से काफी प्राचीन है। अगर हम बात करें तो आरंभिक नगरों का विकास सबसे पहले आपके सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था, ना कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे। तो पहला वाला कथन तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और ये नगर आज से करीब 4700 साल पहले विकसित हुए थे, यानी कि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगर विकसित हुए थे वो आज से लगभग 4700 साल पहले विकसित हुए थे। वहीं गंगा के किनारों पर जो नगर विकसित हुए हैं उनकी उम्र 2500 साल पहले की है, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले विकसित हुए हैं। तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब ये है, सिंधु जो नदी तंत्र है उसके किनारे जो विकसित हुए नगर हैं वो ज़्यादा प्राचीन है। गंगा किनारे वाले जो नगर हैं इसकी तुलना में ये गंगा किनारे वाले नगर नवीन हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए नगर सिंधु नदी के किनारे विकसित हुए नगरों से काफ़ी प्राचीन है। ये कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गंगा वाले नगर जो 2500 साल पुराने हैं, वहीं सिंधु घाटी के जो नगर हैं वो 4700 साल पुराने हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, यानी एक और दोनों कथन, सॉरी सी ने मुझे गलत बोल गया मैं, डी होगा यहाँ पर, ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी सोन नदी, इसके संदर्भ में यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है इसमें कौन सा कथन आपका असत्य है, गलत कौन सा है। पहला है, यह गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। सेकंड, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर से आकर इसमें मिल जाती है। अगर आप इसको मैप में देखेंगे, ये तो मैंने एक मैप का एक भाग लगा दिया है, आई होप आप देख पा रहे हैं इसमें, तो गंगा की ओर नीचे से आके मिल रही है, दक्षिण की ओर से आगे मिल रही है, और एकमात्र सबसे बड़ी नदी है जो कि दक्षिण की ओर से आके गंगा में ये मिलती है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरी बात कहें, यहाँ पर जो ये मगध वाला क्षेत्र है, तो मगध वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर, यानी गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास वाला क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र जो था ये मगध के नाम से जाना जाता था, और एक काफ़ी प्राचीन साम्राज्य रहा है, काफ़ी विशाल और शक्तिशाली यहाँ पे राजा रहे थे, काफ़ी विशाल इसका साम्राज्य रहा था। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। देखिए ना तो पहला कथन असत्य है और ना ही दूसरा कथन असत्य है, तो आंसर होगा आपका डी, ना तो एक और ना ही दो। पांचवा है, भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक लोगों के रहन सहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। सेकंड, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। थर्ड, लोगों के आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को कमजोर किया। देखिए अगर हम बात करें तो जो यात्रा वाला सिस्टम है, यानी जो लोग अपने अपने मतलब कह सकते हैं शौक मौज के लिए, व्यापार के लिए या फिर नवीन संसाधनों की खोज के लिए उस समय भी लोग यात्रा करते थे। ऐसा नहीं है कि आज के समय में भी मानव यात्रा करता है, प्राचीन समय में भी लोग यात्राएं करते थे। तो यहाँ पर उस समय कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, कई सारे ऐसे साक्ष्य हमें मिले हैं जिसके आधार पर ये पुष्टि की गई है कि उस समय भी लोगों ने उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। तो कुछ लोग क्या थे, नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह थी, कुछ लोगों के अंदर संसाधनों को खोजने की चाह थी, कुछ लोगों को भूमि का जो टुकड़ा है कितना बड़ा है ये देखने की चाह थी। तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पर यात्राएं की हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है।
थर्ड है लोगों के आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को कमजोर किया। देखिए, जब लोगों का आवागमन होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं कमजोर नहीं होती हैं बल्कि समृद्ध होती हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा विविधता होगी उतनी ज़्यादा समृद्धि मानी जाएगी। तो यहाँ थर्ड वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। यहाँ पर केवल पहला और दूसरा कथन सत्य है, तो आंसर होगा सी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6 है आज आपका, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सेकंड, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो 2500 वर्ष पहले जो आपके उत्तर पूर्व की ओर से, देखिए अगर हम मैप को बनाएं, यानी कि ये हमारा भारत है, एक हम यहाँ पर एक डेमो बना ले रहे हैं, पूरा डमी भारत का एक चित्र बना ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा भारत हुआ। और आपके भारत के हिसाब से ये दिशाएं आप ले लीजिए, ठीक है, दिशाएं तो आप जानते होंगे, यानी कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। आपने इधर का मैप अगर आपने देखा होगा तो इधर के मैप में आप देखते होंगे यहाँ पर पाकिस्तान बढ़ता है, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर ईरान, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं हम, ठीक है। तो ये अगर आप प्रांत देखें, यानी ये जो प्रांत हिस्सा है ये आपका कहाँ पड़ रहा है, ऐसे करके ये उत्तर पश्चिम में पड़ रहा है। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब कौन सा हिस्सा हो गया, तिब्बत और चाइना वाला हिस्सा जो हो गया हिमालय को क्रॉस करके, ये उत्तर पूर्व हो गया। तो यहाँ पर ये कथन है, यहाँ पर कथन में गलत मेंशन है, यानी यहाँ पर ये बताया गया है 2500 वर्ष पूर्व, उत्तर पूर्व नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम की ओर से जो आने वाली ईरानी और यूनानी हैं, इन्होंने सिंधु को हिंदोस या फिर इंदोस कहा है। और इस नदी के पश्चिम में देखिए, अब देखिए ये नदी यहाँ पे बह रही है, ये नदी कहाँ पे बह रही है, मैं एक डमी यहाँ पर ले रहा हूँ, ये नदी यहाँ पर बह रही है। अब इस नदी के पश्चिम में, इस नदी का पश्चिम कौन सा हुआ, अगर आप यही वो मैप लगाएं, इस नदी का पश्चिम ये वाला इलाका हुआ, नहीं, इस वाले इलाकों को नहीं किया है, कहा है इन्होंने इसके पूर्व वाले इलाके को, पूर्व वाला इलाका कौन सा है, ये वाला इलाका जो है, इस इलाके को इन्होंने क्या कहा है, इसको इंडिया कहा है। तो यहाँ पर पश्चिम को नहीं कहा है बल्कि पूर्व वाले इलाके को कहा है, तो यहां पर ये पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। सेकंड, अगर बात करें, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। जो भरत नाम का जो प्रयोग है यहाँ पर, ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए समूह के लिए किया जाता था। और इस समूह का उल्लेख अगर हम करें तो इस समूह का उल्लेख आपका संस्कृत भाषा का जो आरंभिक कृति है ऋग्वेद, यानी आज से करीब 3500 साल पहले लिखा गया था ये, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर इसका उल्लेख भी मिलता है। तो सेकंड वाला कथन यहाँ पर सत्य है, तो यहाँ पर केवल सेकंड वाला कथन सत्य है, तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी यहाँ पर गलत हमें एक कथन यहाँ पर चूज करना है। पहला है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। सेकंड, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैनू, जिसका अर्थ है हाथ है, से निकला है। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में लोग लेखन नहीं करते थे, प्राचीन समय में भी लोग लेखन करते थे, अपने हाथ से पांडुलिपियां लिखते थे। तो उस समय कोई पुस्तक वगैरह नहीं होती थी, उस समय खास करके लिखाई जो होती थी वो वृक्षों की छालों पर या पत्तों पर होती थी। तो उन वृक्षों की छालों पर या पत्तों पर लिखे हुए जो भी लेख हैं उन्हें हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें क्या हैं, पांडुलिपि कहलाती थी। और पांडुलिपि किससे बना है, पांडुलिपि के लिए हमने मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये लैटिन के शब्द मैनू से बना है, मैनू का अर्थ होता है यहाँ पर हाथ से। पांडुलिपियां खास करके आपके जो है ताड़ के जो पत्ते होते हैं, ताड़ का पेड़ आपने देखा होगा, इनको काटकर या फिर हिमालयी क्षेत्र में एक भुर्ज नाम का पेड़ उगता है, उसकी छाल का प्रयोग करके ये पांडुलिपियां भोजपत्र तैयार किए जाते थे। तो बी वाला कथन भी सही है, सी वाला भी सही है। थर्ड है यहाँ पर, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। देखिए, अगर हम पांडुलिपियों की बात करें तो पांडुलिपियां आपकी खास करके जो मंदिर या विहार वगैरह है प्राचीन, वहां पर हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये केवल प्राकृत भाषा में नहीं है, बल्कि आपकी संस्कृत में भी हैं, इसके अलावा तमिल में भी पांडुलिपियां मिलती हैं, और इसके अलावा कुछ अन्य भाषाओं में भी पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर यह कहना गलत हो जाएगा कि पांडुलिपियां केवल प्राकृत भाषा में, ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाला जो है कथन वो असत्य है, तो आंसर होगा आपका 7वें का डी। प्रश्न नंबर 8वां है आपका, अतीत के अध्ययन के स्रोतों में
अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, ऐसे लेख जो केवल धातुओं पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों में राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण को उत्कीर्णित करवाया है। देखिए, अगर बात करें अभिलेख, तो अभिलेख खास करके जो होता है वो यानी धातु की सतह से ही मतलब नहीं है, कठोर सतह पर अंकित किया जाता है, कठोर सतह पर इसे उत्कीर्ण करवाया जाता है। कठोर सतह चाहे वो पत्थर की हो सकती है, हो सकता है धातु की बनी कोई स्लेट हो, वहां पर उत्कीर्ण करवा दिया हो। तो यहाँ पर ये केवल और केवल ये कहना है कि धातुओं पर ही जो उत्कीर्ण किया जाता है वही अभिलेख होता है, ये असत्य हो जाएगा। चाहे वो धातु हो, पत्थर हो या अन्य कोई धातु हो, उसकी कठोर सतह पर उत्कीर्णित हो, नहीं कठोर सतह पर कोई चीज उत्कीर्णित है उसे हम अभिलेख कहेंगे। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल धातुओं पर उत्कीर्ण किए जाते हैं ये अभिलेख नहीं होते हैं। कठोर सतह चाहे पत्थर की हो या धातुओं की हो, वो दोनों ही अभिलेख कहे जाते हैं। तो पहला वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर प्राचीन समय में जो अभिलेख होते थे वो खास करके आप अशोक के शासनकाल में अगर देखेंगे तो अशोक के तो तमाम अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लोग अभिलेख इसलिए लिखवाते थे ताकि लोग इनके आदेशों को इस तरह ये उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखकर पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। इसके अलावा कुछ अन्य यहाँ पर राजा भी हुए थे या रानियाँ हुई थी जिन्होंने अपने अभिलेख जारी किए हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य स्त्री पुरुष भी हुए थे, संपन्न जो उस समय के स्त्री पुरुष थे, खास करके जिनको राजा के महल में उच्च स्थान प्राप्त था, उन लोगों ने भी अपने कार्यों के विवरण के लिए अभिलेखों को उत्कीर्णित करवाया है। तो हमें ये देखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सत्य है, यानी सेकंड और थर्ड कथन सत्य है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो केवल पहला वाला कथन यहाँ पर आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लगभग 2250 वर्ष पुराना अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। पहला है यूनानी और ब्राह्मी, यूनानी और अरामाइक, देवनागरी और तमिल, अरामाइक और ब्राह्मी। देखिए, अशोक का जो कांधार अभिलेख है तो ये इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक भाषा जो है, इन यानी यूनानिक और अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों या फिर भाषाओं में लिखा गया है ये। तो यहां पर बी वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका बी। 10वां प्रश्न है आपका, अतीत के लोगों के रहन सहन और उनके इतिहास का पता लगाने वाले उपागमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। सेकंड, पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर दो व्यक्ति निकल कर आते हैं। एक तो आर्कियोलॉजिस्ट है जिसको हम पुरातत्वविद कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर हिस्टोरियन है। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद का काम क्या होता है, जो प्राचीन समय के जो भी अवशेष होते हैं उनका अध्ययन करता है। यानी मकान वगैरह क्या है, हड्डियां कैसी हैं, यानी कि जो खुदाई में कंकाल वगैरह, नरकंकाल वगैरह मिलते हैं, उनकी कार्बन डेटिंग करके पता लगाते हैं ये किस सभ्यता से बिलोंग करते थे, कितने साल पुराना कंकाल है, डीएनए इनका क्या है, ये सब काम पुरातत्वविदों का है। ठीक है, यानी प्राचीन जो सामान है, उनके जो खान पीने के बर्तन हैं, कौन सी फसलें उगाई गई थी, कपड़े कैसे पहनते थे, ये सब जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये सब ढूंढते हैं, इन पर रिसर्च करते हैं, इन पर अपना अध्ययन जारी करते हैं। तो ये अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। वहीं पांडुलिपियां, अभिलेख या फिर पुरातत्व से ज्ञात जो जानकारी है, यानी खास करके पुरातत्वविद क्या होता है, अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट को आधार बनाकर क्या करते हैं, इतिहासकार क्रमवार अध्ययन करते हैं कि ये चीज़ें कौन सी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, किस सभ्यता के लोग कितने यहाँ पर कह सकते हैं समृद्ध थे, कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते थे, किस तरह की जीवन शैली थी। तो इनका एक क्रमवार अध्ययन करते हैं इतिहासकार, यानी पुरातत्वविद कह सकते हैं। पुरातत्वविद जाकर धरातल पर रिसर्च करते हैं और इतिहासकार इनकी रिसर्च को पढ़कर अपना इतिहास तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो इन सब के लिए ये एक स्रोत, यानी इनका इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो पांडुलिपि, अभिलेख या पुरातत्व से ज्ञात जानकारी है, इसके लिए इतिहासकार इन्हें सोर्स कहते हैं। और इतिहासकार उस व्यक्ति को हम कहते हैं जो कि अतीत का अध्ययन करता है, यानी कि एंसाइंट जो अध्ययन करता है उसको हम, पास्ट का अध्ययन करता है उसको हम इतिहासकार या हिस्टोरियन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ बी वाला कथन सत्य है। यहाँ पर ए और बी दोनों ही कथन सत्य हैं, तो आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है आज आपका। यहां पर बताया गया है, हम वर्तमान वर्ष की गणना 2000 वर्ष पूर्व से करते हैं। इस गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है।
पहला है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। पहला है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व या फिर बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर आपने देखा होगा, अभी हमारी, देखिए जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 2021 में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप 3 साल या 4 साल बाद लेक्चर देखते हैं तो आप कहेंगे कि सर आपने गलत बता दी। गलत नहीं बताया है, अभी मैं 2021 में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप ये उठाकर देखेंगे ये कहाँ से आई तारीख। ये ईसा मसीह का जब से जन्म हुआ है तब से तारीख ली गई है, यानी ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ है तब से 0 मान के तारीख ली गई है कि आज से स्टार्ट हुआ है ये। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देख सकते हैं ईसा मसीह के जन्म को 2021 साल हो चुके हैं, लगभग 2020 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इतिहासकार क्या करते हैं, इसको एक ऑथेंटिक रूप में, प्रमाणिक रूप में, सर्वमान्य रूप से विश्व में सब जगह इसी डेट को मान लिया गया है, ईसा मसीह के बर्थ को। तो यहाँ पर ईसा मसीह के बर्थ से पहले की, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तिथियां होती हैं उनको हम ईसा पूर्व कहते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट या बीसी के रूप में जानते हैं। और जो ईसा मसीह के बाद की जो, यानी ईसा मसीह तो हो गई, ईसा पूर्व हो गई, और ईसा मसीह के पहले की बाद की जो तिथियां हैं इनको हम या तो यानी ईसवी सन कहते हैं, यानी इनको हम ईसवी सन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही कथन सही हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, वैसे तो हम ये सीरीज पहले कंप्लीट करवा चुके थे, और आपको याद भी होना चाहिए जब ये चैनल बनकर तैयार हुआ था सन 2018 में, तो सबसे पहली वीडियो मेरी इसी की आई थी। लेकिन उस समय दिक्कत ये थी, क्योंकि मुझे उस समय आपके वीडियो रिकॉर्ड करने का या फिर मेरे पास कोई अतिरिक्त गैजेट वगैरह नहीं थे, जैसे माइक वगैरह है, राइटिंग पैड वगैरह है, तो ये इन सब का अभाव था। उस वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। दूसरी बात ये थी, उस समय इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, नए नए इस फील्ड में आए थे। तो अब आप लोगों की, कई लोगों की रिक्वेस्ट भी गई कि सर इसमें गलतियां हैं पुरानी वाली वीडियो में, संशोधित कीजिए। इस आधार पे मैंने यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की है। अब यहाँ पर आपको कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी आने वाले वीडियो में। आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर केवल प्रश्न ही नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ पर यूपीएससी में जिस तरह से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री को रिलेटेड करते हुए, हिस्ट्री को कोरिलेट करते हुए, उसी तरह से आपको क्वेश्चनों की श्रृंखला आगे भी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि इतिहास में मैप बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। यानी कि आपने यूपीएससी एग्जाम में देखा होगा, मैप बेस्ड उन्होंने 4 बिंदु लिख दिए और पूछ लिया कि इन बिंदुओं पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। तो इस तरह के प्रश्नों की श्रृंखला भी मैं आप में इसी सीरीज में आगे जोड़ूंगा। आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो आप लोगों से गुजारिश मेरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी नई वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लिंक जो है दूसरे ग्रुप में पेस्ट कीजिए, ताकि नए अभ्यर्थी भी इससे जुड़ सकें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।